देखिए बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में हम लोग विटामिन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग खनिज के बारे में पढ़ेंगे। किसी बारे में? खनिज के बारे में। खनिज क्या है? धातु और धातु तथा उनके लवण खनिज कहलाते हैं। धातु, अधातु तथा उनके लवण क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। जैसे में सोडियम आयन, जैसे में सोडियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। क्लोरीन क्या है? खनिज पढ़ लिए हम। क्लोरीन क्या है? HCl का संश्लेषण करता है। क्लोरीन क्या करता है? HCl का संश्लेषण करता है। क्लोरीन क्या करता है? HCl का क्लोरीन क्या करता है? HCl का संश्लेषण करता है। शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाकर रखता है। शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाकर कौन रखता है? तो क्लोरीन रखता है। इसकी कमी से भूख कम लगती है। अगर क्लोरीन आपके शरीर में, बॉडी में कम हो जाएगा तो आपको भूख कम लगेगा। यह है क्लोरीन का। देखिए, क्लोरीन कहता है कि अगर आपके शरीर में क्लोरीन की कमी होगी तो समझो आप तुमको भूख कम लगेगी तथा मांसपेशी में ऐंठन आती है। जब भूखे कम लगेगा तो मांसपेशी में देखिए अजीब तरीका ऐंठन आने लगता है। इसलिए क्लोरीन कहता है कि इसकी कमी से भूख कम लगती है, भूख कम लगेगा और तथा मांसपेशी में ऐंठन आने लगता है। तो स्रोत क्या है? तो स्रोत में देखिए, नमक युक्त भोजन खाएंगे। क्लोरीन लेने के लिए नमक युक्त भोजन खाएंगे, समुद्री भोजन खाएंगे। समुद्री भोजन में भी नमकीन रहता है, या नमकीन युक्त भोजन खाइए आप, समुद्री भोजन खाइए। सल्फर, सल्फर यह प्रोटीन एंजाइमों तथा यह एंजाइमों का घटक होता है। प्रोटीन, एंजाइम तथा सह एंजाइम का घटक होता है। ये क्या होता है? यह प्रोटीनों, एंजाइमों तथा सह एंजाइमों का घटक होता है सल्फर। सल्फर इसकी कमी से प्रोटीन उपापचयी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्या करती है? इसकी कमी प्रोटीन उपापचयी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। दूध उत्पादन, इसका स्रोत है दूध उत्पादन, अंडा, मांस। दूध उत्पाद, अंडा और मांस। चौथा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? यह एंजाइमों को सक्रिय करता है। मैग्नीशियम क्या करता है? एंजाइमों को सक्रिय करता है। मैग्नीशियम क्या करता है? एंजाइमों को सक्रिय करता है। यह हड्डियों तथा दांतों का घटक है। मैग्नीशियम क्या है? हड्डियों तथा दांतों का घटक है। स्रोत मांस, अनाज, हरी सब्जियां। अब आ जाओ कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है? विटामिन B12 का घटक होता है। कोबाल्ट पहले पिछले क्लास में पढ़े विटामिन के बारे में। विटामिन B12 का घटक कौन होता है? कोबाल्ट। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। कोबाल्ट की कमी आपके बॉडी में हो जाएगा तो समझो तुमको एनीमिया रोग हो जाएगा। इसीलिए कोबाल्ट की कमी नहीं होने दो। अगर कोबाल्ट की कमी होती है आपके शरीर में एनीमिया रोग होता है। इसका स्रोत क्या? दूध, पनीर, मांस खूब खाओ, कोबाल्ट कभी नहीं कमी होगी। दूध, पनीर, मांस। खनिज, कैल्शियम। खनिज चैप्टर में आ गया कैल्शियम। यह अस्थियों तथा दांतों का दृढ़ घटक है। यह अस्थियों तथा दांतों का दृढ़ घटक है। यह रुधिर संकदन, पेशीय संकुचन तथा हृदय कार्य में सहायता करती है। यह रुधिर संकदन, पेशीय संकुचन तथा हृदय कारिकी में सहायक होता है। इसकी आवश्यकता बच्चों तथा गर्भवती महिला में अधिक होती है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम, इसकी आवश्यकता बच्चों तथा गर्भवती महिला में अधिक होती है। कैल्शियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसकी कमी रिकेट्स रोग होता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग अगर नहीं हो रहेगा तुमको तो रिकेट्स रोग हो जाएगा। इसका स्रोत है हरी सब्जी खाओ, दूध खाओ, चना, मछली। आयोडीन, यह थायराइड ऑटो ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन में सहायक होते हैं। आयोडीन क्या है? यह थायराइड ऑटो ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन में सहायक होता है। इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। अगर तुम्हारे बॉडी में आयोडीन की कमी हुआ तो समझो तुमको घेंगा रोग हो जाएगा। घेंगा रोग किसको कहता है? देखते हो गर्दन उर्दन में फूल फाल जाना, गोल टाइप के गुलठी निकल जाना, इसे ही घेंगा रोग कहता है। स्रोत घेंगा रोग नहीं होगा तो कौन सी खाएंगे हम? मछली खाना होगा, झींगा खाना होगा, समुद्री भोजन खाना होगा, आयोडीन नमक खाना होगा। फास्फोरस,
फास्फोरस, यह अस्थियों तथा दांतों में कैल्शियम के साथ पाया जाता है। यह अस्थियों तथा दांतों में कैल्शियम के साथ पाया जाता है। यह न्यूक्लिक अम्लों, फास्फोलिपिड तथा एटीपी का घटक होता है। यह न्यूक्लिक अम्लों, फास्फोलिपिड तथा एटीपी का घटक होता है। एटीपी ऊर्जा होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी कमी वृद्धि तथा उपापचयी प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। इसकी कमी वृद्धि तथा उपापचयी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। स्रोत में आ जाओ, दूध, अंडा, पनीर। आयरन या हीमोग्लोबिन का घटक है। आयरन क्या है? हीमोग्लोबिन का घटक है। आयरन क्या है? हीमोग्लोबिन का घटक है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इसकी आवश्यकता अधिक होती है। पुरुषों की अपेक्षा आयरन महिला में अधिक होती है। तो क्या खाना होगा आयरन अधिक होगा? तो पालक, मेथी, दूध, हरी सब्जी, पालक, मेथी, दूध, हरी सब्जियां और अनाज। जल, मनुष्य के शरीर में 60 से 80 भाग जल पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में 60 से 80 भाग क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में 60 से 80 भाग जल पाया जाता है। जल से शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। जल से शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन यह जीवन के लिए अति आवश्यक है। जल का कार्य, उपापचयी पदार्थों का कार्य। उपापचयी पदार्थों का कार्य शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाकर रखता है। जल शरीर में अम्ल और क्षार को संतुलन बनाकर रखता है। शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। यह पाचन, परिवहन तथा उत्सर्जन में सहायक होता है। यह पाचन, परिवहन तथा उत्सर्जन में सहायक होता है। शरीर में यह स्नेहक का कार्य करके अंगों को घर्षण से बचाता है। शरीर में यह स्नेहक का कार्य करके अंगों को घर्षण से बचाता है। मोटा चारा रेशा राफेज, मोटा चारा रेशा राफेज, यह भोजन में उपस्थित रेशेदार पदार्थ होता है। मोटा चारा रेशा राफेज क्या होता है? यह भोजन में उपस्थित रेशेदार पदार्थ होता है। इसका पाचन शरीर के द्वारा नहीं होता है। इसका पाचन शरीर के द्वारा नहीं होता तो फिर किस चीज के द्वारा होता है? इसीलिए यह शरीर के वृद्धि में भाग नहीं लेता है। मोटा चारा रेशा रफेज यह शरीर के वृद्धि में भाग नहीं लेता है। यह भोज्य पदार्थों से सेलुलोज के रूप में प्राप्त होता है। यह भोज्य पदार्थों से सेलुलोज के रूप में प्राप्त होता है। हमारे आंतों में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई इसको तोड़ते हैं। हमारे आंतों में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई इसको तोड़ते हैं। किसको? राफेज रेशा को। यह शरीर के भीतर जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियमित करता है। यह शरीर के भीतर जल की मात्रा को नियमित करता है। यह व्यर्थ पदार्थों तथा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। यह व्यर्थ पदार्थ मतलब खराब पदार्थ को शरीर से, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। जो पचता भोजन है उसको बाहर निकाल देता है। भोजन का संरक्षण, परीक्षण। भोजन का संग्रहण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। भोजन का संग्रह मुख्यतः दो प्रकार से होता है, शुष्क भंडारण और शीत भंडारण। शुष्क भंडारण और शीत भंडारण। अनाशवान खाद्य पदार्थों जैसे चीनी, आटा, अनाज इत्यादि का शुष्क भंडारण किया जाता है। अनाशवान खाद्य पदार्थों जैसे चीनी, आटा, अनाज इत्यादि का शुष्क भंडारण किया जाता है। नाशवान खाद्य पदार्थ जैसे फलों का तथा सब्जियों का शीत तथा शुष्क भंडारण किया जाता है। भोजन का संरक्षण अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। आप आज के लिए